इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी पात्र एवं घटना से इसका संबंध मिलता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी है कुछ ऐसे नौजवानों की जो स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए किताबों में सिर खपा रहे थे। ये वही नौजवान थे जिन्हें देश भर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से दुत्कार कर बाहर कर दिया गया था। ये वो नौजवान थे जिन्हें आस पड़ोस और रिश्तेदारों के तमाम प्रश्नों के सामने लज्जित होना पड़ता था। ये वही नौजवान थे जिन्होंने देश के बेरोजगारी प्रतिशत को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपने जीवन से त्रस्त होकर कम से कम एक बार पान की गुमटी खोलने के विकल्प को चुनने के बारे में जरूर सोचा था। कई भयावह रातें इन नौजवानों ने रत जगह में काटी थी। रिश्तेदारों के तमाम प्रश्न, प्रेमिका की शादी कहीं और कर लेने की धमकी इनके कानों में गूंजती रहती। सिगरेट की इतनी कुट्टियां जमा हो गई थी कि अगर ये आत्महत्या कर लेते तो उन सिगरेट के अधजले टुकड़ों में बैठाकर इन्हें परलोक विदा किया जा सकता था। शरीर उस मुकेश की तरह हो गया था जिसे हम धूम्रपान के विज्ञापनों में अनेक बार देख चुके थे। तभी इस भयंकर काली रात के बीच एक सुबह की किरण की तरह महेशमती साम्राज्य यंग ब्लड के रूप में नई भर्ती करने की आकाशवाणी हुई। माहिष्मती साम्राज्यं सर्वोत्तम अजेयं दशो दिशाए आठिया। 2014 में महेशमती साम्राज्य के नए योद्धाओं के रूप में चयनित लोगों की सूची में अपना नाम देखकर ये अपने आप को सुपरमैन समझने लगे थे। इसके पहले वह नीले पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहनकर हवा में उड़ते। उसके पहले ही आस पड़ोस की कुमारी लड़कियों के परिवारजनों ने इन्हें नया नाम दिया, बाहुबली। मंगल गीत गाए जाने लगे। जलसे हुए बियर की नदियां उफान मारने लगी। बोतलों की टंटनाहट का स्वर समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान हो उठा। आखिर महेशमती को बाहुबली और बाहुबली को महेशमती मिल गया था। इधर नए बाहुबलियों के दिन स्वर्णिम भविष्य की कल्पनाओं में बीतने लगे। लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आया जब बाहुबलियों को यंग ब्लड के रूप में महेशमती राज्य के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों में पहुंचकर अपने पद ग्रहण करने थे। वर्षों से पुरानी कार्यप्रणाली के कारण व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़े एवं लोकप्रियता की गिरते स्तर के कारण महेशमती राज्य को इन बाहुबलियों से कई अपेक्षाएं थी। बाहुबली चाहता था कि वह दी गई सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह पूर्ण करे, पर उसे क्या पता था कि हर केंद्र में एक भल्लाल देव पहले से ही बैठा है जिसने सभी बाहुबलियों को लॉगिंग करते हुए कुर्सी में चूतर घिसने को मजबूर कर दिया था। गेजेटेड भल्लाल देव नॉन गेजेटेड बाहुबली को वैसे ही जलील करता था जैसे फेमिनिस्ट लोग इस दौर पर शादी पर चुटकुल्ला करने वालों को करते हैं। गेजेटेड भल्लाल देव नॉन गेजेटेड बाहुबली को ठीक वैसे ही जलील करता था जैसे ट्विटर पर अकाउंट बनाकर 10 फॉलोवर पा जाने वाले किसी फेसबुकिए को करते हैं। गेजेटेड भल्लाल देव नॉन गेजेटेड बाहुबली को ठीक वैसे ही जलील करता जैसे मोदी हमारे राहुल बाबा को करते हैं। माफ करना, भावना के आवेश में जरा सा पॉलिटिकल हो गया। बाहुबली की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। जब छोटी छोटी गलतियों के कारण बाहुबली को अक्सर मेमो मिल जाता था, वह मेमो मिलने पर जब वह भल्लाल देव के पास जाता, मैं नहीं जानता था कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। आप तो ये भी नहीं जानते, ये टॉप बिस्किट, ये कलौंजी वाला टॉप स्पिन बिस्किट और मेरा ओल्ड फेवरेट चीजलिंग्स सब पार्ले बनाता है। जब बाहुबली ने अपने दोस्तों को अपनी समस्या बताई तो उसके दोस्तों ने यही कहकर उसका हौसला बढ़ाया, बियर है बहन, बियर है। और उसके बाद उन दोस्तों ने एक एक बियर और ऑर्डर कर दी, जिसके बिल का भुगतान भी बाहुबली को करना पड़ा क्योंकि उसने ठल्लों के गिरोह में केवल वही एक कमाने वाला था। इन समस्याओं से जूझते हुए बाहुबली ने सरकारी कर्मचारी का तमगा और 7वें वेतन आयोग का सपना दिखाकर देवसेना से शादी कर ली। देवसेना को उसने 7वें वेतन आयोग के एरियर मिलने पर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में घुमाने का आश्वासन देते हुए घर में शांति की अपील की थी। हालांकि यह आश्वासन उतना ही कोरा झूठ था जितना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो। पर देवसेना कॉलेज के जमाने में कश्मीर के पत्थरबाजों की समर्थक थी। डोनाल्ड डक की तरह मुंह बनाकर सेल्फी लेने से बचा हुआ समय पत्थरबाजी की प्रैक्टिस में गुजारा करती थी। बाहुबली ऑफिस में भल्लाल देव से और घर में देवसेना की प्रताड़ना से जूझ रहा था। सुकून पाने के लिए बाहुबली नियमित रूप से मधुशाला जाने लगा था। माफ कीजिएगा, मधुशाला गाने लगा था। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, क्योंकि 6ठे वेतन आयोग की तनख्वाह में केवल वह मधुशाला की रौनक को पढ़ सकता था, मधुशाला की रौनक बन नहीं सकता था। दिन बीतते गए। ऑफिस में काम चोरी, भल्लाल देव से सीना जोरी और ऑफिस की सुंदर लड़कियों से जोरा जोरी करते बाहुबली अपनी नियत से संतुष्ट होने ही वाला था कि एक दिन बाहुबली की पत्नी ने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया।
जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की, हर बात पे ठीक ठीक करती, हर बात पे ओके ओके करती। मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। वीडियो देखकर बाहुबली के आंसू निकल आए। ये समझना मुश्किल था कि ये आंसू खुशी के थे, रोमांच के थे या फिर तकलीफ के। वीडियो को लाइक और बाहुबली को लानतें मिलने लगी। इन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए सभी बाहुबलियों ने मिलकर सभी सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाने की ठानी। ग्रुप्स बने, पर इन ग्रुप्स में भी काम की बात की जगह बकलोली अधिक होने लगी। 7वें वेतन आयोग का सपना धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा था। ऑफिस की फालतू पॉलिटिक्स और घर की रस्साकसी में फंसे बाहुबली बेहाल हो गया था। उसने इन समस्याओं के कारण अपने जीवन का अंत करने का सोचा ही था, तब ट्विटर से उसे खबर मिली कि ढिंचैक पूजा का नया वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। उसने अपना फैसला तब तक के लिए टाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ढिंचैक पूजा का ये वीडियो बाहुबली की जान बचा पाएगा? क्या बाहुबली को 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या शक्तिमान डॉक्टर जयकाल के ठिकाने का पता लगा पाएगा? माफ कीजिएगा, नॉस्टैल्जिया के कारण सब हो गया। आज की बकलोली यहीं समाप्त। जूझते रहें, लड़ते रहें, जिंदगी का मजा लेते रहें, कुछ न कुछ चुतिया टिक करते रहें, क्योंकि असली मजा बकलोली में आता है।